जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो हम लोगों की श्रृंखला होने वाली है, ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है, तो उम्मीद और विश्वास होगा कि तीनों क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो आज हम लोगों का जो सेशन इसमें होने वाला है, थंबनेल में आप देख लिए होंगे कि भारत पर ब्रिटिश या क्राउन या ताज का शासन। तो इस टाइम हम लोग जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उस पॉलिटी में शुरुआत किए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो हम लोग शुरुआत किए हैं चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आज की हम लोगों की चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले 3 क्लास हम लोगों की हो, 4 नंबर क्लास आज होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं कि भारत पर क्राउन या ब्रिटिश या ताज का शासन समय इसका रहा है 1858 से 1947 तक। 1858 से लेकर 1947 तक का जो समय रहा है, वो हमारे भारत पर किसका शासन था? क्राउन का शासन था। मतलब कि हम आपको बता दें कि इससे पहले वो भी ब्रिटिशों का ही शासन था, लेकिन कंपनी का शासन था, क्राउन का शासन नहीं था। चाहे कनवा इधर पकड़िए चाहे इधर पकड़िए, वो चूस रहे थे, ये चूस रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो शासन रहा है इन लोगों का। इसमें हमारा जो पहला अधिनियम आता है, सबसे पहले 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम, ये 1858 का जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके और क्या बना दिया जाता है? भारत का वायसराय। वायसराय का मतलब इससे पीछे वाली क्लास में हमने आपको अच्छे से समझाया। वायसराय का मतलब वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, उप सेकेंडरी, मतलब कि मुखिया के ना रहने पर जो वाइस होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, वो अपना आते हैं और कार्यभार संभालते हैं, लेकिन उनको उतना निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक। तो 1858 में क्या हुआ कि भारत का जो शासन है वो सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला। मेहनत हम लोग कर रहे थे और पूरा प्रशासन उनके हाथ में चला गया, सब कुछ। 1858 में पहला काम क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय। वायसराय पहला कौन आया था? उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था, ये भारत का पहला वायसराय बना। अब ये अपने अनुसार काम नहीं करेगा, अब ये महारानी विक्टोरिया के आधार पे काम करेगा। महारानी विक्टोरिया जो कहेंगी उतना ही ये करेगा, ये अपने मन से कुछ करने वाला नहीं है। ये सेकेंडरी हो गया है। वायसराय जो था, ये पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय। भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय था। इसी ने ही 1861 में ईस्वी में पहली बार क्या जारी किया? ऑर्डिनेंस, जिसको हम लोग कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश जारी। तो अध्यादेश जारी जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। आज वर्तमान समय में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो आज वर्तमान समय में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास। ये अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कब जारी होता है? आज वर्तमान समय में। जैसे आज होता है वैसे उस प्रकार उस समय भी होता था। बस फर्क इतना ही था कि उस टाइम महारानी विक्टोरिया के आधार पर जारी होता था, जब वो कहती थी तो ये जारी करते थे। आज भी वही हाल है, प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो राष्ट्रपति जो है इसको लागू कर देते हैं। मंत्रिमंडल जब होता है और संसद में सत्रावसान चल रहा होता है, उस समय बैठक नहीं चल रही होती है और भारत में कोई इमरजेंसी या कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 103 के तहत अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करता है। और राज्यों में अगर जारी करना है तो राज्यपाल जारी करता है 213 के तहत। वो हम लोग आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो 1861 ईस्वी में पहली बार ऑर्डिनेंस जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का अधिकार सबसे पहले कैनिंग को दिया गया। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये जारी किया गया? इसके जारी होने का मुख्य कारण ये था, जैसे आपको बता दें कि जब ये गवर्नर जनरल हुआ करता था, कौन?
ये लॉर्ड कैनिंग। तो जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल हुआ करता था तो उस समय जो है भारत के कोई लोग होते थे जा करके इससे अपना सिग्नेचर वगैरह करवा लेते थे। अब जब भारत के लोग गए 1858 के बाद भारत के लोग, तो अब ये कहा कि अब हम महारानी विक्टोरिया से पहले पूछेंगे। तो दादा वादा बिगड़ गई ससुर, अब अभी तक तो तुम नहीं पूछ रहे थे, अब तुम बकैती काट रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन इंतजार किए, बाद दादा वादा एक दिन बिगड़ गई, बदल के बिगड़ गई, राय दिन मरे थपड़ा के। अब जी तुरंत मिलाते हैं विक्टोरिया के पास फ़ोन, तो विक्टोरिया ने कहा हेलो, तो ये कहे हेलो हेलो न करो, यहाँ हमें मार डाल रहे हैं। तो विक्टोरिया ने समझ गया इसका मतलब कोई मामला है, एक ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का, कि मतलब तुम्हें हम ऐसी पावर देते हैं, वायसराय को ऐसी पावर दी जा रही है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो वो बगैर महारानी विक्टोरिया से पूछे वो जारी कर सकता है कुछ समय के लिए। तो जैसे अध्यादेश जो होता है इसका जो समय होता है वर्तमान में जारी करने का समय जारी रहेगा वर्तमान में कितने माह तक, 6 माह तक। उस टाइम क्या था, उस टाइम जब तक ज़रूरत पड़ती थी 6 माह तक। ये वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति। उसके बाद क्या हुआ, अगला आपका अध्यादेश आता है, अगला 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम जब आता है तो ये देखिए 1861 का अधिनियम। 1861 अधिनियम में क्या होता है समझिएगा। 1861 अधिनियम में ये होता है कि हमारे भारत में अभी तक पहली बार केवल एक ही स्थान पे कोलकाता में न्यायालय की स्थापना हुई है, लेकिन इस अधिनियम के तहत 1861 अधिनियम के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। पहली बार भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है 3 हाई कोर्ट। कहाँ कहाँ, एक बंगाल में होती है, बंगाल में, दूसरा बंबई में, तीसरा मद्रास में। समय इसका क्या था, 1862 ईस्वी में, 1862 ईस्वी। किस अधिनियम के तहत होता है, 1861 के तहत। 1861 जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1773 के तहत 1774 में पहली बार भारत में न्यायालय बना था, उसी प्रकार से 1861 अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में पहली बार 3 स्थानों पर हाई कोर्ट बन जाता है। तीनों स्थानों पर जो हाई कोर्ट बन रहा है आपको दिखा देते हैं। ये तीनों स्थानों पर जो हाई कोर्ट बन रहा है, देखिए ये है, ये आपका मद्रास है, ये है, ये बम्बई है, ये है, ये बंगाल है। तो तीनों जगह हाई कोर्ट बनता है, 3 जगह। इससे पहले जो है केवल और केवल एक जगह होता था, वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता था, वही हाई कोर्ट होता था, वही सुप्रीम कोर्ट होता था। लेकिन 1861 अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है। अब अगला जो अधिनियम हमारा आता है 1892 का आता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1892 का अधिनियम, अगला अधिनियम आता है 1892 का अधिनियम। ये भी कहाँ से आता है, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। महारानी का जो प्रशासन है, उनके वंशज जो शासन कर रहे हैं, उसके आधार पर भेजा जा रहा है। भाई पहला तो हमारा यहाँ था 1858 का अधिनियम। तो 1858 अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र भेजा गया और उस घोषणा पत्र को पढ़ करके लॉर्ड कैनिंग ने अपने आप को वायसराय घोषित कर लिया। तो कब घोषित किया ये अपने आप को वायसराय, तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ता है, घोषणा पत्र।
घोषणा पत्र पढ़ करके और अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। कौन घोषित करता है? लॉर्ड कैनिंग। तो पहले ये भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था और अब ये वायसराय हो गया। तो पहला हमारा एक 1858 इंपॉर्टेंट है, 1861 है, अगला हमारा आता है 1892। अब 1892 जब आता है तो 1892 में कौन कौन सी 1892 में ये हुआ, वहां से 92, वहां से बजट और वहां से बहस करने का अधिकार भारतीयों को मिला। अभी तक अंग्रेजों की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय लोग नहीं बैठते थे। तो जब भारतीय लोग नहीं बैठते थे तो क्या वो अपनी बात को अंग्रेजों के संसद भवन तक पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जब नहीं पहुंचा पाएंगे तो कैसे जो है भारतीयों की समस्या का समाधान होगा? जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो भारतीयों का विकास नहीं होगा। 1892 में पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे पहले बजट पर बहस नहीं कर सकते थे। दूसरा काम क्या हुआ? पहला तो ये हुआ, दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। लो भैया, कम से कम इतना मिल गया, वही बात है, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। आप देखिए, अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई सवाल पूछा, उस पर जवाब दिया गया कि नहीं दिया गया, उसके बारे में आप दोबारा कुछ चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार मिल गया कम से कम, वही बहुत बड़ी बात है। अगला क्या काम होता है? तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज ये, तीसरा महत्वपूर्ण, अच्छा हाँ, दूसरी चीज ये था कि ये लोग बजट पर मतदान भी नहीं कर सकते थे। केवल बहस करने का अधिकार मिला, लेकिन मतदान करने का अधिकार अभी नहीं मिलता है। तो खैर, जहां कुछ नहीं वहां कुछ तो कम से कम हुआ। यही भारतीयों के लिए कम से कम बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी चीज क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हो गया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ, इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो गई। अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे आपने बीडीसी को चुना, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को चुन रहे हैं, क्लियर? आपने विधायक को चुना, आपने सांसद को चुना, सांसद और विधायक मिलकर के राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट मतलब जनता के प्रतिनिधि, जनता, आपने अपना प्रतिनिधि चुना, उसके जो प्रतिनिधि, लोगों ने जिसको प्रतिनिधि किया, चुना, वह क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जनता सीधे जिसको वोट देती है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत सबसे पहले कब हो गई भारतीयों को? एक तरह से मिल गया 1892 में। दूसरा अगला क्या होता है कि ये लोग जो है, अगला, बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। बहस तो कर सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते। बजट पर ये लोग मतदान नहीं कर सकते थे, बहस कर सकते थे, इतना ही बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद हमारा अगला अधिनियम कौन सा आता है? 1909, 1919, 1935, 1947। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अगला पेज हम लोग देखते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्राउन का शासन। चल रहा है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला जो आता है हमारा 1909 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। देखिए, वो 1909 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो इसमें भी भारतीयों को कहीं ना कहीं कुछ मिला। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, मिला। धीरे 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 मजबूत हो रही है। तो 1909 भारत शासन अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? तनी इसके बारे में ध्यान दीजिए। से
मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। से मार्ले मिंटो सुधार सुधार अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्यों? कि जो मार्ले थे वो भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे, भाई साहब जो थे भारत के सचिव थे। और जो मिंटो थे ये भाई साहब भारत के वायसराय थे, वायसराय। तो इसी समय ये अधिनियम बन के आया, तो इसीलिए 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या घटनाएं घटी। इसमें यह घटना घटती है, पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का उदय हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का उदय हुआ। इसका जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। आप देखिए, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है इसलिए क्योंकि लॉर्ड मिंटो के समय में आया था। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, कहीं ना कहीं हम भारतीयों को तोड़ के कमजोर करने का प्रयास किया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, चट्टा लोग अलग करवा दिए, हम भाइयों को बंटवारा कर दिए। 1907 में कांग्रेस में ही डिस्टर्ब कर दिए, एक गरम दल बना दिए, एक नरम दल बना दिए, क्योंकि अब अंग्रेजों को लग रहा है कि भारतीय लोग अब तमाचा मारना शुरू किए हैं, तो भैया अब किसी तरह से इनको अगर हम बांट देंगे तभी हम लोग इनको कमजोर कर पाएंगे, वरना इस तरह कमजोर होने वाले नहीं हैं। अब क्या हुआ कि लोगों ने दिमाग लगाया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ले आओ। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब यह हुआ कि मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक चुनाव, मतलब अलग से चुनाव की व्यवस्था। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब हुआ कि पृथक चुनाव की व्यवस्था, पृथक इसके लिए मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक, मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था, चुनाव की व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ? चुनाव की व्यवस्था, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ रहा है तो केवल मुस्लिम मतदाता ही इसको मतदान करेगा और कोई इसको मतदान नहीं कर सकता। ये अंग्रेजों ने दिमाग लगा दिया कि भारतीयों को हिंदू और मुस्लिम में दो तरह से बांट दो और बांट करके इस तरह से इनके ऊपर अच्छे से राज करो। लेकिन इन चट्टा लोग अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि हम भारतीय अब सजग हो गए हैं, अब इनके कुछ करने से नहीं होने वाला है। तो मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था किस शासन अधिनियम में आया? तो भारत शासन अधिनियम 1909 में आया। अगला क्या होता है? एक काम भारतीयों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्योंकि अब हमारे भारतीय भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ICS, हम आपको इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। 1909 में क्या हुआ कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र नाथ टैगोर नहीं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसको कहते हैं SP सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अगर हम लोग बात करें, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मुख्य सलाहकार हुए, पहले भारतीय मुख्य सलाहकार हुए अंग्रेजों की कार्यकारिणी परिषद में। भारतीय मुख्य सलाहकार, भारतीय मुख्य सलाहकार मतलब कि अंग्रेजों की कार्यकारिणी परिषद में लोकसभा अध्यक्ष अभी तक केवल अंग्रेजे बनता था। कह सकते हैं कि अब SP सिन्हा भी 1909 अधिनियम में पहली बार अंग्रेजों की कार्यकारिणी परिषद में मुख्य सलाहकार के रूप में आ गए। इससे पहले हमने आपको भी बताया था कि जो है भारतीयों को, ये देखिए, प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और ना ही बजट पर मतदान कर सकते थे। यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि बजट पर मतदान भी कर रहे हैं, बजट पर मतदान का अधिकार, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार,
पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो गया। भारतीयों को प्राप्त हो गया। भारतीयों को प्राप्त हो गया। तो 1909 कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए थोड़ा सा बेहतर भी हुआ, ऐसा नहीं कि गड़बड़ था, तो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए अच्छा भी साबित हुआ कि कुछ चीजों की स्थिति, हाँ अब वही पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो की गई वो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए थोड़ा सा खतरा बन गया। अगला हमारा अधिनियम कौन सा आता है? अगला जो अधिनियम आता है वो नेक्स्ट 1919 का भारत शासन अधिनियम। नियम 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इतना बड़ा शब्द है, मार्ले इतना बड़ा शब्द है, मिंटो इतना बड़ा शब्द है। 9 छोटा है, 19 बड़ा है। इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 को कहते थे और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहते थे? इसे जो है से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। क्यों? क्योंकि जो मॉन्टेग्यू था ये भारत सचिव था, भारत सचिव, ये भारत सचिव था, और जो चेम्सफोर्ड था ये भारत का वायसराय था, भारत का वाय। अब अगला काम 1919 में क्या होता है? 1919 में सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि भारतीय महिलाओं को भी मतदान अधिकार मिल गया। और जैसे ही भारतीय नारियों को अधिकार मतदान करने का अधिकार मिला, वैसे हमारे भारतीयों की स्थिति तो मजबूत होने लगी। उस समय भारत हिंदू धर्म में घूंघट प्रथा, उस समय उतना ज़्यादा तिकड़म ताना नहीं था कि चेक होगा कैसे होगा। अच्छा, अंग्रेजों को ये जुगाड़ पता नहीं था, केवल अंग्रेजों को जुगाड़ पता था। जैसे मान लीजिए माता जी हैं, एक बार आप उनको हरी साड़ी पहना के लेके गए, वोट डलवाए, अगली बार ललकी पहन के गए, अगली बार करिए, अगली बार पेयर की, अगली बार ऐसे करके 10 12 15 साड़ी पहनवा दिए, मतलब जय साड़ी तय वोट, क्लियर हो गया एकदम स्पष्ट। अच्छा, उस समय उतना साड़ी भी नहीं हुआ करती थी, 1 के 2 साड़ी होती थी अधिकतम थी। तो हम भारतीय लोगों ने बढ़िया से जुगाड़ लगा करके और अच्छे से मतदान में, जैसे ही मतदान हुआ उसे भारतीयों की स्थिति ठीक ठाक हो गई। 1919 अधिनियम में क्या हुआ कि भारतीय महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त, महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया। महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, और जैसे ही महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, उसे कहीं ना कहीं अब भारतीय नेताओं की स्थिति अंग्रेजों के जो कार्यकारिणी होती थी वहां भी मजबूत होने लगी। उधर से हमारे अधिकारी भी बनने शुरू हो गए, अधिकारी भी आने लगे, इधर से नेता भी आने लगे। तो जब भारत के अब लोग अधिकारी भी हो गए, भारत के लोग नेता भी हो गए, तो सीधी सी बात है अब भारतीयों की स्थिति मजबूत हो गई। अगला काम इसमें क्या होता है? द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित, द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हुई। अब द्विसदनीय में आपका क्या क्या आएगा देखिएगा। एक तरफ तो लोकसभा आएगा, लोकसभा, विधानसभा, ये जो लोकसभा और विधानसभा है इसको कहते हैं निम्न सदन। निम्न सदन। इधर जो है आपका राज्यसभा, विधान परिषद,
परिषद, इसको कहते हैं उच्च सदन। उच्च, समझिएगा, मतलब कि जो वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा उसको निम्न सदन, राज्यसभा विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। ये द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार कब आई? 1919। अगला काम 1919 में क्या होता है? प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गया। द्वैत शासन लागू। बंगाल में पहली बार द्वैत शासन कब लागू हुआ था? तो बंगाल में पहली बार द्वैत शासन 1765 ईस्वी में लागू हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में। उस समय बंगाल का पहला गवर्नर था और 1772 में समाप्त हो गया था बंगाल में। लेकिन प्रांतों में पहली बार कब लागू होता है? प्रांतों में द्वैत शासन लागू होता है 1919 में। अगला काम क्या हो रहा है? भारत में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हो। मतलब कि जो परीक्षा ब्रिटेन में होती थी, तमाम हमारे भारतीय लोग ऐसे थे कि जो ब्रिटेन जा सकते थे, लेकिन जा ही नहीं पाते थे। जाने लायक थे, योग्य भी थे, लेकिन बेचारे जब जा ही नहीं पाते थे उतना 7 समंदर पार करके कहां तक पहुंचेंगे? भारत में परीक्षा होने लगी, सब एक तरफे से गए। 100 पोस्ट पता लगा निकला, 100 के 100 विकेट गिरा दिए भारतीय लोग। कहीं ना कहीं भारतीयों की स्थिति मजबूत। भारत में प्रतियोगी परीक्षा कराने का आयोजन 1919 अधिनियम के तहत पारित हुआ और 1924 में आयोग बन गया और 1926 से हमारे भारत में होने लगी। और जैसे ही भारत में परीक्षा होने लगी तो हमारे भारत के ज्यादातर प्रतियोगी पास होने लगे। अब अंग्रेजों का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है, इधर नेता भी बनने लगे, इधर अधिकारी भी बनने लगे, तो अब भारतीयों की स्थिति मजबूत हो गई। तो कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ गई। अंग्रेजों की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ गई। भारतीयों की संख्या बढ़ गई। भारतीयों की संख्या बढ़ गई। तो 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, अब इसके बाद हमारा अगला जो आता है वो 1935 का अधिनियम और 1947 का। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 सेकंड का थोड़ा सा और काम है, उसको भी बता देते हैं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। पहले में आपने देखा क्या? पहले में आपने देखा क्राउन का शासन में 1858 का अधिनियम, 1861 और 1892 का। उसके बाद अगले वाले में आपने देखा 1909 और 1919, जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जहां से ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, उस चीज को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगला जो हमारा आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ संविधान, मतलब लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान क्यों कहा जाता है? लघु संविधान क्यों कहा जाता है? इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियां हुआ करती थी। इसमें भाग कितने थे? भाग 14 थे। अनुसूची इसमें कितनी थी? अनुसूची 10 थी। अनुच्छेद इसमें कितने थे? अनुच्छेद 321 थे। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का लघु संविधान या लघु संविधान कहा जाता है।
भारतीयों ने लगातार मांग कर रहे थे, भारतीय लोग, कि हमें संविधान दीजिए, हमें संविधान दीजिए, हमें संविधान दीजिए। भारतीय लोगों को किसी ने कह दिया था कि तुम लोग अंग्रेजों से संविधान मांगो, ये लोग संविधान बना के दे दिए। लेकिन अब संविधान में जो बातें लिखी गई, 321 अनुच्छेद जो थे, वो 99% अंग्रेजों के पक्ष में। अंग्रेजों को ये थोड़ी नहीं पता था कि भारतीय इतने जानकार हैं कि ये लोग जान जाएंगे कि ये हमारे पक्ष में, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारे भारतीय जो है पता नहीं क्या से क्या जान जाते हैं। तो इसमें क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935 में पहला काम क्या था कि प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त हो गया, समाप्त। केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। पहली बार केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया 1935 के तहत, और जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अगला काम क्या होता है कि इसी अधिनियम के तहत, ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, वर्मा को भारत से अलग, वर्मा को भारत से अलग, वर्मा मतलब म्यांमार, अलग अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त हो गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। अगला महत्वपूर्ण काम क्या होता है, अगला जो महत्वपूर्ण कार्य होता है यहां पे कि संघीय न्यायालय, इसको हम कहते हैं केंद्रीय न्यायालय, इसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसको हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय, इसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इतने नामों से जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब संघीय न्यायालय, केंद्रीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय आदि नामों से इसको जाना गया। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 1935 के तहत, 1937 में, ठीक, ये देखिए 1935 के तहत, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना 1937 में होती है। संघीय न्यायालय की जब स्थापना होती है तो ये कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। ये स्थापना कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। स्थापना स्थापना दिल्ली में। आज यही जो है आज वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट है, और उस समय जजों की संख्या, जजों की संख्या 8 थी। एक मुख्य था और 7 अपर थे। आज वर्तमान समय में जजों की संख्या कितनी है, तो 34 है। उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और 33 अपर जज हैं। तो वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 34, एक मुख्य और 33 अपर थी, 33 अपर थी। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, और कौन सा काम इसमें हुआ, और काम इसमें यह होता है कि भैया चलो ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई, केंद्रीय न्यायालय की स्थापना हो गई 1935 एक्ट के तहत 1937 में इसकी स्थापना दिल्ली में हुई। जजों की संख्या उस समय 8, एक मुख्य और 7 अपर जज थे। संघीय न्यायालय या केंद्रीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आदि नामों से इसको जाना गया। अब हमारे भारत में 3 प्रकार के न्यायालय हो गए। कोलकाता वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, बंगाल वाला, बंबई वाला और मद्रास वाला ये हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली वाला अब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की संख्या भी बढ़ गई है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला काम इसमें क्या होता है, आरबीआई का गठन। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना।
इसकी स्थापना होती है बैंकों के ऊपर क्या करना, नियंत्रण करना। बैंकों के शाख को क्या करना था, मतलब जो छोटे छोटे भारत में बैंक थे, बैंकों को नियंत्रित, बैंकों को नियंत्रित करना था, बैंकों को नियंत्रित करना था। आरबीआई की स्थापना कब होती है, आरबीआई की स्थापना इसी समय होती है, कब, भारत शासन अधिनियम तो 35 के तहत होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसे क्या कहते हैं, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसे जो है बैंकों का बैंक। आज वर्तमान में बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है कि कोई भी बैंक मनमानी जो है ना कर पाए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला अंतिम अधिनियम आपका जो आता है, इतनी मुख्य चीजें आपको हमने यहां से बता दिया। अगला जो हमारा आता है अंतिम अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1947, इसे स्वतंत्रता का भी अधिनियम कहते हैं, इसे स्वतंत्रता का अधिनियम कहते हैं, इसे स्वतंत्रता का अधिनियम कहते हैं। ये अधिनियम किसके समय में आता है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था उस टाइम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल था। इसका उद्देश्य क्या था, 3 जून 1947 को यह योजना पेश किया। 3 जून 1947 को यह योजना पेश किया। इस योजना का उद्देश्य था कि भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में, 2 मुल्कों में इसका विभाजन कर दिया जाए। तो भारत और किसका, पाकिस्तान का। तो कह सकते हैं हम कि तो ये क्या नाम है, भारत शासन अधिनियम 1947 है, इसे भारत विभाजन या माउंटबेटन योजना कहा गया, या माउंटबेटन प्लान कहा गया। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं भारतीयों को विभाजित कर दिया जाए, तो इसे भारत विभाजन भी कहा गया। इसको क्या कहते हैं, माउंटबेटन प्लान कहा गया। अरे माउंटबेटन प्लान नहीं, बल्कि इसको मनबाटन प्लान भी कहते हैं। तो मनबाटन प्लान किसको कहते हैं, तो मनबाटन प्लान जो है वो किसको कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1947 को कहा जाता है। 1947, 3 जून 1947 को इसको पेश किया गया और 22 जुलाई 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार लिया गया। और जब ये स्वीकार लिया गया तो 2 मुल्कों में भारत का विभाजन हो गया, रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण हो गया। एक तरफ भारत मुल्क बन गया और एक तरफ पाकिस्तान। भारत ऑलरेडी पहले से ही था, भारत के कुछ टुकड़ों को काट करके और पाकिस्तान बना दिया गया। तो कह सकते हैं कि अब अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। अंग्रेजों को ये लगा कि अब ये लोग कहीं ना कहीं मजबूत हो चुके हैं, और अब मजबूत हो चुके हैं तो अब हम लोग इनका कुछ उखाड़ सपाड़ नहीं पाएंगे। तो आपको उम्मीद और विश्वास होगा कि जितने अधिनियम आपको पढ़ाए हैं ये सब समझ में आया होगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 1 मिनट में और आपको बताते हैं कि इसका क्या है। चलिए अब देखिए, इसके बाद अगला क्या हमारा आता है। अब हम आपको बता दें कि जैसे हमने आपको पूरा पॉलिटी या संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था संवैधानिक इतिहास। एक बार फिर थोड़ा सा समझिएगा इसको, ये बार बार समझिए तभी समझ में आएगा। यही आप समझते नहीं हैं, जल्दबाजी में बना लेते हैं नोट्स उल्टा पुल्टा, पता ही नहीं चल पाता है क्या है कैसे है, उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। और एक हमारा है मूल संविधान।
मूल संविधान, ये भी हमने आपको बताया। अब देखिए संवैधानिक इतिहास की बात करें तो 1600 से लेके 1950 तक था। इसमें दो शासन हुआ था। एक तो हमने आपको बताया था कि 1600 से लेकर के और 1772 तक, 1600 से लेकर के और 1772 तक, 1600 से लेके 1772 तक ये ब्रिटिश व्यापारी हमारे भारत को खूब चूसे जितना चूस पाए। उसके बाद फिर ये चट्टा लोग कंपनी बना के शासन करना शुरू कर दिए। अगला आ गया कंपनी का शासन, फिर क्राउन का शासन। अब देखिए क्राउन का शासन, इससे पहले जो वीडियो है अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। 1773 से 1853 तक ये, तो इसमें जितना अधिनियम था ये सारा का सारा अधिनियम हमने एक एक अधिनियम आपको अच्छे से पढ़ा दिया। क्राउन के शासन की अगर बात करें 1858 से 1947 तक, ये जितना इंपॉर्टेंट था इसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। तो संविधान, मूल संविधान बनने से पहले का जो संघर्ष रहा है, जो इतिहास रहा है, उसी को हम लोग संवैधानिक इतिहास। अब क्या हुआ, अब हम लोग सीधे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे मूल संविधान की तरफ। लेकिन अभी हम आपको 1905 से 1950 तक का संवैधानिक इतिहास थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसमें एक क्लास और पढ़ाएंगे, ये संवैधानिक इतिहास। तब जाके हमारा पूरा संवैधानिक इतिहास समाप्त हो जाएगा, तब हमारा शुरू होगा मूल संविधान। तो जैसे ही मूल संविधान शुरू होगा वहीं पर हम लोग उद्देशिका पढ़ेंगे, अनुसूची पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, स्रोत पढ़ेंगे, कहाँ से क्या क्या लिया गया है, संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे, पूरा संविधान समाप्त हो जाएगा। अब इसमें जैसे 1905 में क्या हुआ, 1906 में, 7 में, 9 में, उसके बाद 11 में, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, फिर 22, फिर 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, फिर 34, फिर 35, फिर 38, फिर 39, 40, 42, उसके बाद आपको 45, फिर 1946 में संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा, कैबिनेट प्लान भारत में आएगा, सॉरी क्या नाम है उसका, कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान भारत में आएगा। संविधान सभा का गठन होगा, 379 सदस्य आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, क्या क्या उनकी स्थिति थी, क्या दशा दिशा थी, कितने महिला, कितने पुरुष, कितने एससी, कितने एसटी, कितने दिन बैठक हुई, कौन कौन प्रमुख समितियां थी, ये सारा सब कुछ पूरा कंप्लीट इसी में हम आपको पढ़ा देंगे। आप मान के चलिए कि 2 क्लास में अधिकतम हम इसको समाप्त कर देंगे, और गारंटी है कि कोई आप एग्जाम देने जाओगे 1905 से लेके 1950 तक इतिहास और संविधान दोनों जोड़ के इस घटना को हम बहुत शानदार तरीके से देंगे, समझ में आ जाएंगे, और तब जाके हमारा संविधान लागू, तब जाके संविधान लागू। और जब संविधान लागू होगा तो ये कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। फिर संविधान की एक किताब मिल जाती है, फिर उस आधार पर धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और इसके पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण, उन्हीं के निर्देशन में इसका जो है पला बढ़ा था। तो इस प्रकार हमने आज चौथी क्लास पढ़ा दिया। अब इसके अगली वाली क्लास जो हम लोग आएंगे वो 1905 से लेकर के आएंगे, और इसमें जैसे ही 5-7 क्लास हो जाएगी, 8-10 क्लास, तो तुरंत इस पूरे क्लास का एक सतही तरीके से लाइव मैराथन ला करके और उस पर प्रश्नोत्तरी करा के और सीधा आपका एकदम तैयार करा देंगे। तो हमें उम्मीद और विश्वास है कि वाइट प्लेन पेपर कॉपी पे आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते आ रहे होंगे, इससे पहले वाली क्लास का और इससे बाद वाली क्लास का भी आप बनाते रहेंगे। इसी प्रकार और भी जो सारी कक्षाएँ आपको मिल रही हैं, ये निरंतर आपको ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट एक तरफ से मिलने वाली हैं। बाकी जो पेट परीक्षा के लिए है, पेट परीक्षा के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, तो पीईटी पेट, यूपी में जो पेट होता है 2023 अभी हाल ही में 1 अगस्त को उसकी घोषणा हुई थी। तो अब उसमें जो है हम लोग जो टॉपिक है उस टॉपिक का अलग अलग विशेषज्ञ उसको अलग से क्लास आएंगे। बाकी और आपके कोई सुझाव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।